लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, जो न्यूटन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ, ये तीनों हमारे पोर्शन में से डिलीट कर दिए गए, तो हमने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन 9th और 10th में हम पढ़ चुके हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बाई dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बाई dt। प्रोपोर्शनल साइन हटता था तो क्या लगाते थे? प्रोपोर्शनल हटता था तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता था, तो K हमने लिया F इजिकल टू के dp बाई dt, और K की वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? F इजिकल टू dp बाई dt। अब हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में? ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिस पे एब्सेंट हो, जो अप्लाइड जो एक्सटर्नल फोर्स हो वो क्या हो? एब्सेंट हो। यानी कि जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो F इक्वल टू 0। तो dp बाई dt इक्वल टू क्या हो गया? 0। dt कहाँ जाएगा? 0 में, तो dp इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब dp का हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता था? x होता था। वैसे dp का करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या आ गया? p इक्वल टू 0 का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो p इक्वल टू कांस्टेंट, या p क्या है? मोमेंटम है, तो p इक्वल टू क्या लिख देंगे? mv इक्वल टू कांस्टेंट। तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम के। तो हम यहाँ लिखा इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, यानी कि उसका जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। अब इसी की डायरेक्शन हम देखते हैं कि कैसे इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ बोल रहे हैं दो पार्टिकल्स है, 1 और 2। 1 वाला जो पार्टिकल है वो 2 पे फोर्स लगा रहा है F21, और 2 वाला जो है वो 1 पे फोर्स लगा रहा है F12। तो हम तो हमने इनका मोमेंटम निकालते हैं। तो हम इसको बोलते हैं मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? तो डेल्टा P1। इसके मोमेंटम कितना चेंज हुआ? डेल्टा P2, डेल्टा T टाइम में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम निकाल सकते हैं F12 इजिकल टू डेल्टा P1 अपन डेल्टा T, F21 इजिकल टू डेल्टा P2 अपन डेल्टा T। न्यूटन से थर्ड लॉ क्या कहता था? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। तो वही तो हम यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि ये देखिए कि दो बॉडी है A और B। A ने B के ऊपर फोर्स लगाया तो FBA, और B ने A पे फोर्स लगाया FAB। तो हम यहाँ के बोलते थे कि FAB इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का FBA। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? FAB प्लस FBA इक्वल टू 0। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। F12 की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा P1 अपन डेल्टा T। F21 की क्या हो गई? डेल्टा P2 अपन डेल्टा T इक्वल टू 0। दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? डेल्टा T। तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 अपन डेल्टा T इक्वल टू 0। डेल्टा T कहाँ जाएगा? 0 में जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? या आप 0 में ले जाएँ तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो मोमेंटम में जो चेंज हुआ है वो बहुत वेरी स्मॉल टाइम के लिए हुआ है, बहुत छोटे टाइम के लिए हुआ है। तो डेल्टा T टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 अपन डेल्टा T इक्वल टू 0। लिमिट लगाई डेल्टा T टेंस टू 0। तो डी बाई डी टी P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। तो डेल्टा T कहाँ गया? डी टी कहाँ जाएगा? 0 में। तो 0 इंटू डी टी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो D P1 प्लस P2, इसका वहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे जैसे अभी हमने किया था dp का। तो वैसे ही हमने क्या किया? इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया? P1 प्लस P2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर n पार्टिकल्स है तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन Pn इक्वल टू कितना हो गया? कांस्टेंट। तो ये क्या है? हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? कि इस पे जो नेट फोर्स जो लग रहा है, जो टोटल फोर्स जो लगेगा, वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अब जैसे कॉन्क्यूरेंट फोर्स है तो हमने यहाँ बोला था लाइन ऑफ एक्शन, ऑल फोर्सेस आर लाइन ऑफ एक्शन आर सेम। हमने ये बोले थे कि सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी उनको हम क्या बोलते थे? कॉन्क्यूरेंट फोर्स बोलते थे। वही चीज़ है। इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट देन दीज फोर्स आर कॉल्ड कॉन्क्यूरेंट फोर्स। इसको इस तरह समझो, जैसे ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O से पास होने वाली जितने भी फोर्स हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट से गुजरे तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्यूरेंट फोर्स। जितने भी फोर्स है उन सब फोर्सेस कोई एक पॉइंट से, उनकी सब फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? किसी एक पॉइंट से पास हो, यानी कि O से पास हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे कॉन्क्यूरेंट फोर्स कहलाएंगे। कॉन्क्यूरेंट फोर्स के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है उसके लिए
टू फोर्सेस आर कॉन्क्यूरेंट तभी होंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं, टू कॉन्क्यूरेंट फोर्स तभी होंगे कि जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। और लाइन ऑफ एक्शंस, अगर मान लो लाइन ऑफ एक्शंस क्या होगी, उनकी सेम नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उस पर क्या लग सकते हैं, किसी भी बॉडी पे मैक्सिमम 3 फोर्सेस लग सकते हैं। इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर नॉट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग नहीं है लाइन ऑफ फोर्सेस, तो तब उस पर कितने फोर्स लग सकते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस शुड बी 3। 3 नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हो सकते हैं, 3। अब हम यहाँ पे 3 फोर्सेस, हमने क्या बोला, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो F1 + F2 + F3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। F3 की वैल्यू निकालें तो ये उधर जाएंगे, तो माइनस का F1 माइनस का F2, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो F1 + F2। F3 मॉड लगा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, तो पॉजिटिव। दोनों तरफ स्क्वायर करें तो F3 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या आएगा, F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + 2F1 F2 cos थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, रूट। अब ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो थीटा की वैल्यू अगर हम क्या रखें, 0 to 180 डिग्री के बीच में रखें। जब हमने 0 रखा तो F3 की वैल्यू कितनी आई, F1 + F2 + 2 F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + 2F1 F2, यानी F1 + F2 का होल स्क्वायर बना, और रूट है तो F1 + F2 आ गया। जब 180 डिग्री रखेंगे तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये हो गई -1, तो क्या होगा, F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर माइनस का 2F1 F2, और ये वैल्यू किसकी हो गई, a + a - b का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता था, तो वही हो गई, तो F1 - F2 का होल स्क्वायर, और रूट है तो रूट हट जाए, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F1 - F2। यानी कि अब F3 की वैल्यू किसके किसके बीच में वैरी कर रही है, F1 + F2 से F1 - F3 के बीच में वैरी कर रही है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। F1 + F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू F3, F3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू F1 - F2, इन दोनों के बीच में वैरी कर रही है, तो इस F3 को कहाँ रखा, बीच में। अब हम देख रहे हैं, इफ एन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन आर्म्स ऑफ ए पॉलीगॉन इन अ सर्टेन पैटर्न, देन द फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। हम क्या बोलते हैं, अगर एन फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो हम बोलते हैं एक पॉलीगॉन है जिसके क्या है, एन आर्म्स है, एन साइड से, तो उस पर क्या लग रहा है, एन फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम बोलते हैं उस पर टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो फोर्स विल बी इक्विलिब्रियम, तो फोर्स में इक्विलिब्रियम में होगा, तब ये चीज़ क्या होगी, हमारी पॉसिबल होगी। अब हम आगे देखते हैं कॉमन फोर्स की बात, जैसे ये एक बार ये देखिए, ये है ए बॉडी ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर F, फिगर ए में, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक 10 kg का मास है, इस पे ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग यहाँ से, ये स्ट्रिंग यहाँ से बंधी हुई है, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग यहाँ से बंधी हुई है, एक स्ट्रिंग यहाँ से बंधी हुई है, ये यहाँ से, ये 30 डिग्री के एंगल पे ये बंधे हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हम देख रहे हैं इस पे जो वेट लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे 10 kg का वेट। एक फोर्स यहाँ पे F2 दिखाया, एक है फोर्स F1 यहाँ दिखाया है, तो हम क्या करें, इसको ये Z बन जाएगा, इसको ये लेके इस तरह से बना दें, ये Z, ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसको हमने आगे बढ़ा देते हैं, ये कितना हुआ, ये 30 है तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, F1 cos थीटा, ये देखो F1 cos थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन कितनी हो गई, F1 sin थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हमको मैनेज करना है, तो सारा टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे किया, देखो F1, ये देखो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, F1 sin थीटा, और नीचे की तरफ क्या है, फोर्स वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, यानी कि m क्या है, टोटल मास इसका 10 है, और g क्या है, इसमें 10 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, F1 sin थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे, 10g mg, जी से कहा था मास इसका 10 है और g इसका ग्रेविटेशनल है, एक्सीलरेशन है, तो 10 × 10 कितना होगा 100, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 क्या था 200 न्यूटन, यानी कि F1 की वैल्यू कितनी हो गई, हमको फाइंड करनी थी F1 की, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 न्यूटन। अब वैसे हमको क्या निकालनी है, F2 की वैल्यू निकालनी है, F2 किसको बैलेंस कर रहा है, F1 को बैलेंस करेगा, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल वाले वो, तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 cos थीटा,
तो F2 इक्वल टू क्या रखेंगे F1 cos थीटा। तो F1 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, कितना आएगा 200, तो 200 वैल्यू रख दिया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, 100 √3, और √3 की वैल्यू रखना चाहोगे तो रख सकते हो, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन फोर्स अब हम जैसे निकालते हैं, कॉमन फोर्स की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मोशन ऑफ 2 मासेस अटैच विथ पुली। देखो एक ये पुली है, इस पुली के ऊपर 2 मासेस है M1 और M2। यहाँ बोला है M1 जो मास है M1 इज ग्रेटर देन क्या है M2 है, M1 मास M2 से ज़्यादा है। तो अब ये क्या होगी, वेट नीचे की तरफ, दोनों का वेट नीचे की तरफ है, लेकिन ये हैवी है ना M2 से, M1 क्या है M2 से हैवी है, तो ये पुली क्या करेगी, ये नीचे की तरफ जाएगी और ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो इसका एक्सलेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और इसका एक्सलेशन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। इसमें ऊपर दिखाया है, जबकि इसमें एक्सलेशन कहाँ होगा, इसमें नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स अगर हम निकालते हैं तो नेट फोर्स की बात करें, अब जैसे ही पुली है, पुली एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, तो स्ट्रिंग यानी रोप, रस्सी, तो जिससे बंधी हुई है, तो इसके कारण क्या हुआ, इसके ऊपर एक टेंशन लगेगा, तनाव आएगा। ये टेंशन कहाँ से होगा, ऊपर की तरफ, इसमें भी टेंशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो क्योंकि एक फ्रिक्शन लेस है, तो इसमें क्या होगी, ये पुली, ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, पूरी एक है, फ्रिक्शन लेस है, तो ये पूरी स्ट्रिंग क्या है, सेम है। तो दोनों पे जो हमारा टेंशन होगा वो क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो यानी ये टी है, तो ये भी क्या बोलेंगे, हम इसको टी बोलेंगे। अगर स्ट्रिंग चेंज हो जाती है, अब जैसे यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये चेंज हो गई, तो यहाँ पे हम T1 बोल देंगे कि यहाँ पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, T1 होगा। तो यहाँ देखो, अब ये वाला फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स T1 ना T और M1, T इक्वल टू क्या बोलेंगे M1G, या नेट फोर्स आप क्या बोलोगे F नेट इक्वल टू, जैसे ये लिखा हमने, F नेट इज इक्वल टू M1G माइनस T। F नेट क्या होता है, F क्या होता है MA, तो क्या है यहाँ पे मास कितना है M1A, ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हम T की वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं। फिर वैसे ही हम M2 वाले की बात करते हैं। इस M2 वाले के लिए, इस M2, ये देखो इसमें मास, देखो एक्सेलरेशन कहाँ लगाया था, नीचे की तरफ, जो इन्होंने ऊपर की तरफ बताया था, मैंने क्या कहा, नीचे की तरफ आएगा, ये एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। अब वैसे इस मास 2 की बात करें, इस मास 2 में वेट का है नीचे, टेंशन कहाँ है ऊपर, और एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर। तो F नेट की बात करें तो क्या आ जाएगा, F नेट ऑन M2, मास 2 पे है ना, M2 पे, तो M2 पे टोटल फोर्स निकालते हैं। तो F नेट इक्वल टू T माइनस M2G। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है M1G माइनस T, और यहाँ लिखा है T माइनस M2G। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला है, मास जो है वो ज़्यादा है M2 से, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये वेट का लगेगा, नीचे की तरफ ज़्यादा लगेगा ना, तो ये वेट इस टेंशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है M1G माइनस T, और यहाँ पे ये क्या है, मास इस टेंशन से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ लिखा T माइनस M2G। अगर ज़्यादा होता तो ये इसको नीचे खींच लेता, तो ये टेंशन ज़्यादा है तो इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे T माइनस M2G। अब यहाँ पे भी F नेट की जगह क्या लिख दूँ, M2A लिख दें, तो M2A लिख दिया, ये आ गया। अब हम यहाँ पे अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया इन्होंने। फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी M1G माइनस T इक्वल टू M1A, और सेकंड इक्वेशन है हमारी T माइनस M2G इक्वल टू M2A। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1G। इनको सॉल्व करके देखते हैं। देखो अपन, हमारी इक्वेशन है एक तो M1G माइनस T इक्वल टू M1A, और सेकंड इक्वेशन है हमारी माइनस का M2G प्लस का T इक्वल टू M2A। अब देखो ये T कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, M1G माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2, और A हम क्या निकाल देते हैं, कॉमन। तो A हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1G M1 प्लस M2 कर देते हैं, M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, ये आ सकती है। ये देखो M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 इंटू G, ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन से इन्होंने एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब इस एक्सप्रेशन को हम कहीं भी रख के टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर ना, अब इन्होंने देखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू रख दी,
ए की, यहाँ पे वैल्यू ए की रखी, तो M1 जी माइनस का टी M1 ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी टी की। इसको सॉल्व करके देखना, तो टी M1 जी माइनस M1 माइनस M2 जी M1 प्लस M2 एलसीएम लोगे तो ये स्क्वायर में आएगी, फिर इसको स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा टी इज इक्वल टू 2 M1 M2 जी अपॉन M1 प्लस M2। ये इक्वेशन आप सॉल्व करके देखना, हो जाएगी। वैसे ही हम आगे देखते हैं, व्हेन M1 M2 एंड M3 आर कनेक्टेड ओवर वन पुली। अब एक पुली पे कनेक्ट है, देखिए इधर ये एक पुली है, इस पे कनेक्ट है, ये एक M1 M2 और M3 तीनों मास क्या है, एक ही पुली पे कनेक्ट है। अब इधर देखो, ये एक ही स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस पुली है, तो ये एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो इस पर तो टेंशन क्या होगा, हमने क्या बोला था, जब स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग क्या आ रही है, फ्रिक्शनलेस है, ये ना फ्रिक्शनलेस पुली है, तो इसमें क्या है कि स्ट्रिंग सेम है, तो ये भी T1 है, ये भी T1 है, लेकिन जो थर्ड जो मास है वो इसके साथ बंधा हुआ है और वो क्या अलग स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इसलिए इसमें टेंशन क्या बोली हमने, T2 है। इसमें टेंशन क्या हो गई हमारी, T2 है। अब हम इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अब ये दिखती बात है, ये वेट ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ इसको खींचेगा, तो ये ऊपर जाएगा और ये वैल्यू क्या जाएगी, नीचे की तरफ। तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे M1 के लिए, तो इसमें वेट का लगेगा नीचे, तो हम क्या बोलेंगे M1 जी, और T का लग रहा है ऊपर, तो मैं क्या बोलूँगी T1 माइनस M1 जी इक्वल टू क्या होगा, F नेट यानी F इक्वल टू क्या होता है, M A, तो M1 A, ये देखो यहाँ लिखा। तो ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम F1 M1, तो M1 जी और T1 का लग रहा है ऊपर, ये T2 यहाँ बनाया है, ये गलत है बेटा ना, ये चीज़ गलत है, T1 का है ऊपर, तो T1 माइनस M1 जी, फिर क्या होगा M1 ये। अब वैसे हम क्या निकालें, फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए निकालें, तो M2 के लिए निकालेंगे तो इस पर देखो दो फोर्स, दो टेंशन लग रहे हैं, एक तो T1 ऊपर, एक T2 नीचे, और फोर्स Mg भी क्या लग रहा है, M2 जो लग रहा है वो भी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम निकालते हैं, तो इसका देखो M2 के लिए, इस M2 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये को देखो M2 जी नीचे, तो हम क्या बोलेंगे T1, अब ये इसको नीचे खींच रहा है ना, तो T1 क्या हुआ, छोटा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे M2 जी प्लस T2 माइनस, या M2 जी आएगा, ये आएगा हमारा M2 जी प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू F नेट फोर क्या हो जाएगा, M2A, ये हो गया M2A। अब वैसे हम थर्ड के लिए बनाएं, इस थर्ड पे क्या लगेगा, फोर्स नीचे, यानी कि M जो वेट है वो नीचे, तो M3G नीचे और T2 ऊपर, और एक्सप्रेशन भी क्या होगा नीचे, तो हम क्या बोलेंगे M3G माइनस, ये देखो M3G नीचे T2 ऊपर, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है ना क्योंकि वो नीचे की तरफ खींच रहा है, तो M3G माइनस T2 इक्वल टू M3A। ये सब हो गया। अब 1 2 3 अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनको हम सॉल्व करते हैं। इस हम वैल्यू को निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है। तो इस ए की वैल्यू को निकालने के लिए पहले हमने क्या किया, इस T1 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देता है, क्योंकि हमें T1 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली T2 बचेगा, और इस इक्वेशन को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। या चाहो तो T2 की वैल्यू को इसके अंदर रख दो, से इक्वेशन थर्ड से T2 की वैल्यू को किस में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दो, और इससे वैल्यू निकालो, तो इससे वैल्यू भी निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो इन तीनों को सॉल्व करके ए की वैल्यू कितनी आएगी, M2 माइनस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, MA। यहाँ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू MA। अगर मुझे A निकालना है तो क्या बोलूँगी, F अपॉन M, तो A इक्वल टू F अपॉन M, यानी कि टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स, यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हुआ है हमारा, ये देखो इधर, तो वही होता है A टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3, और टोटल फोर्स क्या होगा, Mg, तो ये G तो है ये, और M जो हमारा है मास, तो हमने इसको सॉल्व किया, M2 माइनस M3 माइनस M1, इन दोनों को माइनस करके ये सॉल्व किया, ये वैल्यू निकली। वैसे ही अब फिर हमने क्या किया, इस A की वैल्यू को हम किस में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट करते ही वैल्यू किसकी आ जाएगी, T1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये T1 की वैल्यू निकल गई। T2 की वैल्यू निकालनी है,
तो यहाँ पे तो है ये, इसमें वैल्यू पुट कर दो ए की, तो इससे निकल जाएगी, तो ये T2 की वैल्यू निकल गई। ओके, वैसे हम आगे देखते हैं। व्हेन पुली इज फिक्स्ड एट द एज ऑफ द फ्रिक्शनलेस टेबल। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पुली जो है वो भी क्या है, फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर फिक्स कर रहे हैं, उसकी एक एज पे। तो यहाँ देखो उसका डायग्राम कैसा होता है। ये एक पुली है जो एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर, फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखी हुई है, यहाँ पे फिक्स कर दी उसके एक एज पे। तो यहाँ पे एक मास है, इस पुली से एक मास कनेक्ट कर दिया जो ना, और यहाँ से एक मास कनेक्ट कर दिया। अब इस पे डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसमें क्या होगा, किसी फोर्स के कांटेक्ट में, मतलब किसी सरफेस के कांटेक्ट में, तो इस पे क्या लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। जब इस पे जो वेट है वो कहाँ लगेगा, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हमने m2g लगा दिया। और ये फोर्स जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे कांटेक्ट में होते हैं तो वो उस पर क्या लगाते हैं, रिएक्शन फोर्स लगाता है। तो रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। इसको हम R भी लिखते हैं, N भी लिखते हैं। तो रिएक्शन फोर्स कहाँ लग गया, ऊपर की तरफ R। टेंशन है और ये स्ट्रिंग ए सेम है, तो इस पर क्या लगेगा, टेंशन सेम लगेगा, यहाँ पे भी T और यहाँ पे भी T, इस पर भी डाउनवर्ड m1g। अब ये क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये एक्सप्रेशन नीचे की तरफ। ठीक है, अभी इसमें देखो, इस FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं M1 के लिए। इस M1 के लिए निकाला, तो इस M1 के लिए क्या होगा, m1g, क्योंकि ये नीचे खींच रहा है तो क्या लिखेंगे, m1g माइनस T इज इक्वल टू F नेट क्या हो जाएगा, m1a। तो ये हो गया m1a। अब फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए निकालें। फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए निकलेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम देखो यहाँ पे m2g किसके इक्वल होगा, R के। तो ये लिख दिया हमने, R इक्वल टू m2g, या टोटल फोर्स दे सकते हो R माइनस m2g इक्वल टू 0। तो R इक्वल टू कितना हो गया, m2g। और इधर की तरफ इसका भी एक वो होगा फोर्स, ये देखो m2g वाले का, यहाँ की तरफ टेंशन है, तो और एक्सक्लेशन भी इधर है, तो हम क्या लिखेंगे, T इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2a। ये भी फोर्स है ना, तो F इजिकल टू m होता है, तो T इजिकल टू क्या हो गया, m2a। अब हमको निकालना है, एक्सक्लेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। तो एक्सक्लेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ टेंशन क्या आ रही है, m2a, इसको मैं यहाँ रख सकती हूँ, m2a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1g अपॉन m1 प्लस m2। वैसे हमको टेंशन निकालना हो तो a की वैल्यू को मैं यहाँ रख सकती हूँ, यहाँ रखते ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 m2g, यहाँ रख दें m1 m2g, और वैल्यू m1 प्लस m2, और ये m1g। हमको t निकालना है ना, ये t निकालना है, तो ये वैल्यू तो उधर चली जाएगी, और a की वैल्यू रखूँगी, सॉल्व करूँगी तो वैल्यू आ जाएगी हमारी। या आप ऐसा करो, इधर t इजिकल टू m2a आ गया, इस एक्सप्रेशन में यहाँ रख दो, वहाँ पे इतना लंबा सॉल्व करोगे, इससे अच्छा यहाँ रखो। तो t इजिकल टू कितना हो गया, m2a, इस एक्सप्रेशन वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू आ गई हमारी। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम बोल रहे हैं कि अगर 3 बॉडीज लगी हुई हो फ्रिक्शनलेस टेबल पे, देखो व्हेन 3 बॉडीज अरेंज्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन डायग्राम, इसके अंदर कुछ इस तरह से। अगर इस तरह से तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पुली है, यहाँ एक पुली है। अब इस पुली से ये देखो, इस पुली की स्ट्रिंग अलग है, इस पुली की स्ट्रिंग अलग है, तो दोनों पे टेंशन क्या होंगे, अलग होगा। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T1 है, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। अब जिसका मास ज़्यादा होगा वही उसको खींचेगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, m1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, m2। m1 ज़्यादा है तो वो इस मास को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन का होगा ऊपर, इसमें एक्सेलरेशन का होगा नीचे। वेट कहाँ लगेगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड m1 m2g। टेंशन क्या होगा यहाँ पे T2, यहाँ पे टेंशन क्या होगा T2, यहाँ पे टेंशन T1। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब देखो इन सब अलग अलग के लिए बताते हैं। m1 के लिए बात कर रहे हैं, पहले m1 की बात कर रहे हैं, तो m1 देखो, m1 के लिए बात की तो ये हो गया m1g और टेंशन ऊपर हो गया T। अब एक्सक्रेशन कहाँ है, नीचे, एक्सक्रेशन कहाँ है, नीचे। तो हमने बोला कि m1 ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे देखो, इधर इसका m1g बड़ा है, तो m1
मास, ये वाला मास बड़ा है ना, तो ये नीचे खींचेगा। तो m1g माइनस T1 इक्वल टू किसका हो जाएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो गया, ma, तो m1a। वैसे हम इसकी बात करेंगे m2 के लिए, तो m2 का जाएगा ऊपर और T2 भी का लग रहा है ऊपर। यहाँ पे m2g का फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, वेट नीचे लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ऊपर खींच रहा है, तो यानी ये फोर्स ज़्यादा हुआ। तो T2 माइनस m2g इक्वल टू क्या होगा, F नेट फोर्स, नेट फोर्स। तो F नेट को क्या बोल सकते हैं, m2a। तो यही चीज़ लिखी है इसने, T2 माइनस m2g इक्वल टू m2a। अब आगे हम बात कर रहे हैं वैसे फ्री बॉडी डायग्राम इसका m के लिए, तो m पे क्या लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा, और T1 और T2 और लगी रहे। तो वही चीज़ ये देखो, रिएक्शन फोर्स ऊपर, वेट नीचे, T1 और T2 ये लग रहा है। तो हमने क्या बोला, T1 माइनस T2, दोनों अपोजिट है, तो हम क्या बोलेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो गया, ma। और r इक्वल टू किसको बैलेंस कर देगा, mg के। तो हमको एक्सक्लेशन निकालना है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हम सॉल्व कर लें, फर्स्ट सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इनको हम सॉल्व करें। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके ए की वैल्यू निकली। ए की वैल्यू कितनी निकल रही है, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m, यानी कि फोर्स अपॉन टोटल मास। वैसे हम टी की वैल्यू निकालें, टेंशन टी, तो T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू निकालें, सॉल्व करेंगे वही चीज़, m1 g माइनस ए और m2 g प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो ए की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, ये T1 माइनस T2, यहाँ पे वैल्यू रखो ए की, सॉल्व करो, T2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ चाहो तो यहाँ रख लो ए की और सॉल्व करो, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी T1 और T2 की वैल्यू। तो T1 और T2 की वैल्यू ये हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी तरह से एक और है, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, दो बॉडीज़ है हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में टेंशन होगा T, इसका मोशन इधर है तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये देखो इस पे क्या, दोनों ये फर्श के कांटेक्ट में है ना, तो ये इसके कांटेक्ट में है फ्लोर के, तो इस पे रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर R, और वेट का लगेगा नीचे, और टेंशन इधर है T। तो और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि फोर्स इसको आगे की तरफ, इधर की तरफ खींच रहा है, मोशन इधर है इसलिए। तो ये देखो हमारा क्या आया, m1 ना, वेट नीचे लगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर, टेंशन T इधर। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, तो क्या बोलेंगे, R1 इक्वल टू क्या होगा, m1g, और T इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1a। इसके लिए वैसे ही m2 के लिए हमने बना रहे हैं, तो m2 पे भी क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर है ना, वेट नीचे, टेंशन हमारा इधर, ये टेंशन क्या है इधर, क्या टेंशन ये लगेगा हमारा इधर, और फोर्स हमारा क्या लग रहा है इधर। इस फोर्स से हम इसको इधर यूँ खींच रहे हैं, किसी को हम यूँ पकड़ के इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो ये हो गया हमारा। तो हम क्या बोलेंगे, R2 इजिकल टू m2g, और T और F दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है। अब यहाँ पे क्या है, ये फोर्स ज़्यादा है ना इस T से, यही तो इसको खींच रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, F माइनस T इक्वल टू m2a। ये आ गया। अब हम क्या करें, इनको सॉल्व करें, सॉल्व करके a की वैल्यू निकालें, 2 और 4 को, इक्वेशन 2 और 4 को हम सॉल्व करें, और उससे वैल्यू को निकाल दें a की। तो यहाँ से हम देखो t की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, m1a हो जाएगा, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1a प्लस m2a। a की वैल्यू निकालेंगे, a तो कॉमन निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2a। तो a इक्वल टू कितना हो गया, f अपन m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू को मैं इसमें भी रख सकती हूँ, इसमें रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू f अपन m1 प्लस m2। ये हो गया इसकी इक्वेशन टेंशन की। ठीक है, एक लास्ट है हमारा, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इस सिस्टम ऑफ 3 बॉडीज़। अब पहले हमने 2 बॉडीज़ देखी थी, अब हमने क्या बोल रहे हैं, 3 बॉडीज़ है जो एक दूसरे से कनेक्ट है, और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और ये इनको खींच रहा है, तो ये अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो ये T1 है और यहाँ पे क्या लगेगा, T2। जैसे स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम लगेगा, तो वेट नीचे, रिएक्शन फोर्स ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, R1 इक्वल टू m1g, R1 इक्वल टू m1g, और टेंशन T1, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1a। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाला था, सेम वही चीज़ है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल ये देखो, ये 2 के लिए निकाला तो क्या रहा था, f अपॉन m1 प्लस m2। वही चीज़ है यहाँ पे, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल फोर्स m और टोटल मास कितना होगा 3 में, तो 3 बॉडीज़ का हो गया। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो T1 इज इक्वल टू m1f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3।
M2 के लिए निकालेंगे तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा M2G। टेंशन T1 और टेंशन यहाँ पे कितना है T2, तो T2 बड़ा होगा तो T2 माइनस T1 कर देंगे, तो T2 माइनस T1 M2K। यहाँ पे वैल्यू हम एक ही रख देंगे, T1 को भी उधर लेके चल जाएंगे, T1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, A की वैल्यू हमारी आ चुकी है, सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू ये आ गई हमारी। तो ये सारे फॉर्मूले ये हैं, याद नहीं रखना है, करना कैसे है ये ध्यान रखना है, ताकि जब हम किसी क्वेश्चन को करेंगे करने का तरीका आना चाहिए, किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। ये सब कराने का तरीका इसलिए, ये फॉर्मूले याद रखने की चीज़ नहीं है, ये करने का तरीका आपको आना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनाया गया है, किस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल हम की बात कर रहे हैं कि जब भी कोई किसी पे ना ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है तो टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही चीज़ हमने की है कि एक फोर्स दूसरे फोर्स के क्या हमने किया है, इक्वल किया है, और उसी से हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले ये समझें अच्छे से, फिर उसके बाद अपन आगे करेंगे नेक्स्ट टर्म।